61% से थोड़ा सा ज्यादा वोटिंग हुआ था 2020 के मेन चुनाव में। और जब उपचुनाव हो, सिर्फ एक साल के लिए अपना विधायक चुना जाना है। रुपौली के चुनाव में पेच बहुत सारा है और इस पेच को सुलझाने का प्रयास वहां की जनता ने एक तरफ जहां सवर्णों की तरफ से उठ करके जो केंद्रीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दूबे वहां पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि पप्पू यादव जैसा कोई फैक्टर नहीं है कि अगर किसी को खड़ा कर दिया जाता है उसी समाज से तो उस समाज का वोट कटता है। जैसे अब यहाँ की बात आप कर लीजिए तो यहाँ मंडल जो है बीमा भारती एक ही समाज से है। कलाधर मंडल और बीमा भारती एक ही समाज का 60% मेन चुनाव से कम है। जिस चुनाव में आपको पता है कि बहुत टसन का चुनाव था, जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन में मजबूत लड़ाई थी, वहीं दो घटक दल और थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में आज हम बात करेंगे रुपौली उपचुनाव को लेकर के। रुपौली के रन में कहें जो वोटिंग खत्म होते ही सारे दावे हो गए हैं ध्वस्त। काउंटिंग से पहले ही जनता ने ही कर दिया है रिजल्ट आउट। आज सुबह से ही गहमागहमी रही। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव हो रहा था। इसको लेकर के काफ़ी सारे दावे हुए। पप्पू यादव का भी खेला हुआ। पप्पू यादव अंतिम 24 घंटे में आके बीमा भारती का समर्थन करते हैं और कहें जो तख्ता पलटने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन और बीमा भारती उधर से आरजेडी से टिकट लेके आ चुकी थी। टिकट लेने के बाद उनके पति और उनके बेटे पर वारंट भी निकला, एफआईआर भी हुआ, इश्तेहार भी चिपका। सब कुछ इसी 10 दिन में हो गया और आज वोटिंग था। वोटिंग पिछले साल के मुकाबले पिछली बार की अपेक्षा में 4% कम है, लेकिन वोटिंग हुआ है, सुबह से ही लगातार हो रहा है। 57% के आसपास वोटिंग हुआ है और 2020 में 61% के आसपास था। बाबा, कौन कौन लोग किस तरह के दावे कर रहे थे, किनका किनका दावा ठीक बैठा, किनका ध्वस्त हो गया, क्योंकि लड़ाई बहुत ट्रैंगुलर फाइट है। देखिए, इसको आप सिर्फ उपचुनाव के नज़रिए से मत देखिए, इसको आप 2025 के चुनाव के नज़रिए से लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार का 2025 के नज़रिए से देखिएगा तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि रुपौली की जनता भी चाहती है कि इस चुनाव में वो फैसला करे कि 2025 में सरताज कौन होगा, किसके सरताज सजेगा और कौन इस बिहार का एक बार फिर से लीडर होगा। ये सारी परिस्थितियां हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसा कि आपने आंकड़ों में बताया भी कि 61% से थोड़ा सा ज़्यादा वोटिंग हुआ था 2020 के मेन चुनाव में। और जब उपचुनाव हो, सिर्फ एक साल के लिए अपना विधायक चुना जाना हो और 57% वोट हो, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। उत्साह है। सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता के मन में एक परिवर्तन की लहर है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं 2025 की तरफ बहुत तेज़ी से इशारा कर रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि आप बताए भी कि पप्पू यादव का फैक्टर इसमें काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पप्पू यादव का फैक्टर उस अंतिम 24 घंटे में काम किया जब पीक आवर होता है चुनाव का। उस पीक आवर में पप्पू यादव ने समर्थन तो किया, लेकिन कैसे किया? फेसबुक से। कभी कभी आप देखे होइएगा कि आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं और अगर वो कंजूस टाइप का आदमी हो तो आप बैठते हैं ना, तो करता क्या है ना कि आप जैसे सामने बैठे तो चाय वाले को, अरे चाय पीजिएगा ना, तो नहीं चाय, पी लीजिए, अरे पी लीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनता है यहाँ। अरे अच्छा ठीक है, मंगाइए। तो चाय वाले को इशारा कि जानते हैं कैसे करता है, दूगो चाय लाना, हाँ। समझे ना, तो चाय वाला समझ जाता है कि नहीं लेकर के जाना है। पप्पू यादव ने उसी अंदाजा में लगभग बीमा भारती का समर्थन किया। चिराग पासवान से लेकर के तेजस्वी यादव, हम चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव तक नाम इसलिए ले रहे हैं, आने वाले बिहार के भविष्य के रूप में अगर देखा जा रहा है तो चिराग पासवान को, तेजस्वी यादव को, सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा को, ये कुछ नाम हैं। अभी और भी नाम है इस फहरिस्त में। करीब आधा दर्जन लोगों का नाम सामने आ रहा है कि जो आगे बिहार को लीड कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सिंपल सी बात है कि क्या पप्पू यादव के सामने, पप्पू यादव ने समर्थन का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दिया, लेकिन क्या पप्पू यादव को लेकर के तेजस्वी यादव ने समर्थन का दावा किया कि नहीं पप्पू यादव हमारे साथ हैं, अब हमारे साथ आगे भी चलेंगे, अगर हम केंद्र में सरकार, अगर वो समर्थन करते तो तेजस्वी की सभा में मंच साझा करते? बिल्कुल नहीं किए साझा। ये बताता है
कि रुपौली के चुनाव में पेंच बहुत सारा है और इस पेंच को सुलझाने का प्रयास वहाँ की जनता ने किया है। आपने देखा होगा सुबह से जो वोटिंग का पैटर्न रहा है, जिस तरह से लोकसभा में वोटिंग का पैटर्न था, वही सेम लगभग 9-10% वोट पहले 2 घंटे 3 घंटे में हुआ, उसी तरह से बढ़ता बढ़ता ये सिलसिला जो है 6 बजे शाम तक पहुंचा और 6 बजे शाम तक वोटिंग का प्रतिशत मिला जुला करके ठीक ठाक है। इसलिए उपचुनाव में इतना अधिक वोटिंग नहीं होता है। अब उपचुनाव के में 2 ही तरह से वोटिंग होता है, या तो बहुत ऐसा कुछ ड्रास्टिक परिवर्तन हो गया हो और कोई ऐसा उम्मीदवार आके खड़ा हो गया हो जिसको वोट देना ही जरूरी है, तो उसके लिए लोग वोट करते हैं। वरना आप देखे होइएगा उदासीनता रहती है उपचुनाव में, लेकिन यहाँ उदासीनता नहीं देखी। यहाँ दिखा क्या कि जो मेन चुनाव होता है उससे भी ज़्यादा इस एकमात्र सीट के लिए अपनी प्रतिष्ठा सभी ने दांव पर लगाई। कई केंद्रीय मंत्री इस जगह पर उतरे, कई नहीं, लगभग बिहार से जितने भी चुने गए हैं लगभग सब। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कई केंद्रीय मंत्री वहाँ पहुँचे, कई लोगों ने रोड शो किया, कई लोगों ने वहाँ के जनता से सीधा संवाद किया। यहाँ तक कि वर्ग आप जो भी चुन लें, सारे वर्गों के नेताओं को वहाँ जुटान कराया गया था, चाहे जिस समाज से जो आता हो। लेकिन इन सब के बावजूद जो वोटिंग चल रहा था उस बीच में जो कुछ घटनाएं देखने को मिली वो कुछ अलग कहानी कह रही थी। कहानी ये कह रही थी कि दोनों ही गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन शंकर सिंह को आप माइनस करके नहीं चल सकते हैं। एक तरफ जहां सवर्णों के तरफ से उठ करके जो केंद्रीय मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे वहाँ पहुँच जाते हैं और ये कहते हैं कि पप्पू यादव जैसा कोई फैक्टर नहीं है, एनडीए आराम से जीत रहा है और कलाधर मंडल की जीत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जितने भी घटक दल हैं उन्होंने भी जीत का दावा किया, लेकिन वहाँ पहुँचने वालों की संख्या कम रही। आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव के अलावे क्या वहाँ आपको तीनों घटक दल वाम दल के नजर आए? कांग्रेस के कोई बड़े नेता नजर आए? नहीं, केवल आरजेडी के ही नेता नजर आए, RJD चाहे वो के अभय नेता नजर कुशवाहा आए। हो, तेजस्वी हो, ललित यादव हो, कारी सोहेब हो, शाहीन हो जी, ये, और ये वो जो मास्टर हैं मुकाम वाले जो एमएलसी थे, अच्छा वो ऐसे कार्तिक मास्टर। देखिए ये पूरी कहानी इस तरफ इशारा कर रही है कि 2025 के चुनाव के लिए एक बार फिर से लोगों के मन में संशय, जैसे नीतीश कुमार को लेकर के होता है कि नीतीश कुमार क्या कब फैसला ले लेंगे, कब किस पाले में चले जाएंगे, उसी तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के जो पिछले कई चुनाव में देखने को मिला है कि सीट शेयरिंग का समझौता तेजस्वी यादव अपने हिसाब से करके लिस्ट दे देते हैं कि चलिए आपको 5 को दिए। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार अगर ऐसा होता है ना तो परिस्थितियां बदलेंगी। हम एक खबर कर रहे थे नमन जी के साथ, आपने शायद सुना भी कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश की है और वो समीकरण है कि मैत्री से डैमेज करना। सामने सामने तो डैमेज करने की बात तो अलग है, लेकिन मैत्री से, छल से डैमेज करने की एक नई दोस्ती करके धोखा देने वाली बात नजर आ रही है। और इसके पीछे का कारण है कि अगर किसी को खड़ा कर दिया जाता है उसी समाज से तो उस समाज का वोट कटता है। जैसे अब यहाँ की बात आप कर लीजिए तो यहाँ मंडल जो है, बीमा भारती एक ही समाज से हैं। कलाधर मंडल और बीमा भारती एक ही समाज से आती हैं और शंकर सिंह जो है गंगोत समाज से आती हैं और इनका वोट प्रतिशत भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ निर्णायक भूमिका जो है फॉरवर्ड की होती है। और ऐसे में शंकर सिंह की तरफ अगर मूव कर जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। शंकर सिंह आज एक्टिव भी देखे, कई लोग चुनाव में लड़ रहे थे, 11 लोग चुनाव में लड़ रहे थे, लेकिन जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें शंकर सिंह एक ही बार सही, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। फरवरी 2005 जी, में, फरवरी 2005 से लेकर के नवंबर 2005 तक वो रहे हैं विधायक। और इस परिस्थिति में आपको बता दें कि शंकर सिंह ने जिस तरह से पप्पू यादव ने चुनाव में पूर्णिया में अपनी एंट्री मारी थी, फाइनल एंट्री नहीं, खड़ा फटा पोस्टर निकला हीरो, उसी अंदाज में उन्होंने भी एकदम अचानक से ये कहते हुए कि लोक जनशक्ति पार्टी में रह करके मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, लोक जनशक्ति पार्टी को ये टिकट नहीं मिल सकता है क्योंकि गठबंधन की राजनीति में मैं किसी को पेशो पेश में नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ की जनता के डिमांड पर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो लगातार लड़े हैं शंकर सिंह। देखिए 2020 में भी वो लड़े हैं जी, और लाए हैं लगभग 45,000 वोट जी, और सीपीआई को आया था लगभग 42,000 वोट जी। और जो अभी जेडीयू के कैंडिडेट हैं कलाधर मंडल, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, वो 6,000 वोट लेके आए थे जी, और बीमा भारती को मिला था 64,324 वोट। जी। तो एक कहें जो
शंकर सिंह लड़े हर बार हैं, अच्छा खासा वोट भी लाते हैं। अगर सीपीआई को वोट नहीं आया होता तो शंकर सिंह जीत चुके थे। क्योंकि 2020 की बात करें तो 2020 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। 2020 में ये गठबंधन में लड़े थे और दूसरा जो है वहां गठबंधन नहीं था, बीमा भारती जदयू गठबंधन में थी, शंकर सिंह अलग से चुनाव लड़े थे। तो अलग से चुनाव लड़ करके अगर वो वोट लाते हैं तो बहुत बड़ी बात ना है। 44,000 वोट कम नहीं होता है और वो काफ़ी होता है। अब तक जो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है रूपौली का, इसमें 6 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार जनता दल यूनाइटेड जीती है, 2 बार सीपीआई जीती है, 2 बार निर्दलीय भी यहाँ से उम्मीदवार रही हैं जिसमें बीमा भारती का नाम एक बार जीती है निर्दलीय भी। वो निर्दलीय भी आती हैं। समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, जनता दल जब था वो एक बार इसमें यहाँ से चुनाव जीते हैं। और इस बार के उपचुनाव, इसमें उपचुनाव भी हम बता रहे हैं कि जो उपचुनाव भी शामिल है जिसमें लोगों की जीत हुई है। इस बार के उपचुनाव में कौन जीत करके आता है ये फैसला जनता ने अपने वोट से बता दिया है। जनता ने जिस तरह से आगे बढ़ करके उपचुनाव में वोटिंग किया है और मात्र 4% मेन चुनाव से कम है, जिस चुनाव में आपको पता है कि बहुत टसन का चुनाव था, जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन में मजबूत लड़ाई थी, वहीं 2 घटक दल और थे, एक ग्रैंड अलायंस था और दूसरा चिराग पासवान की पार्टी थी। ये अलग से चुनाव लड़े थे और ये चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था। इस बार भी ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और इस त्रिकोणीय मुकाबला में बीमा भारती भले ही बहुत मजबूत रही हो अब तक चुनाव में, लेकिन इस बार के चुनाव में उनको टक्कर दी जा रही है और एक लेगेसी उनके साथ चल रही है कि उन पर एक दाग जो है वो लग गया है कि वो जमानत भी नहीं बचा पाई। इसको कैसे पाटेंगे तेजस्वी यादव, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गिर जाए उसको उठा सकते हैं, लेकिन जो गड़ जाए उसको खोद के निकालना पड़ता है और खोद के निकालने की परिस्थिति में अभी तो तेजस्वी यादव नहीं है। पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी यादव इस चुनाव प्रचार के लिए नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने देखा, परसों गए वो, उन्होंने देखा कि परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं, अगर नहीं जाते हैं तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, जहाँ एक तरफ पूरा महकमा उतरा हुआ है वहाँ ये नहीं जाने तो क्या होता। लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार शंकर सिंह ने दोनों गठबंधन को जबरदस्त परेशान किया है आज। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप सामने नजर आ रहे थे वो, और कोई नजर नहीं आ रहा था, उनकी पत्नी नजर आ रही थी, उनकी पत्नी भी वहाँ डीएम के साथ कहा सुनी हो गई, बहसा बहसी हो गई, धरना पे बैठ गई। पॉलिटिकली वो काफी अवेयर हैं पॉलिटिकली, और उत्तर बिहार मुक्ति संघ के और क्या है बहुत सारा संगठन भी चलाते हैं, सामाजिक सरोकार भी उनका डायरेक्ट रहता है, लोगों से डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो यहाँ तय नजर आ रहा है कि जीत हार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन शंकर सिंह ने जैसे पप्पू यादव पानी पिला दिया दोनों गठबंधन, जैसे पप्पू यादव पूर्णिया में, वैसे ही शंकर सिंह इस बार मजबूत नजर आ रहे हैं। और अगर शंकर सिंह जीतते भी हैं तो ये मान के चलिए कि वो महागठबंधन की तरफ नहीं, बल्कि उनका रुझान जो है वो एनडीए की तरफ पहले से भी है। एनडीए, अच्छा हाँ, लोजपा में रहा है। वैसे स्थिति में बाबा एक चीज तो है यहाँ तो इनको कि जिस तरह से शंकर सिंह इस लड़ाई को तिकोनीय कर दिए हैं और कहीं ना कहीं पूर्णिया का नाम रहेगा, लगता है निर्दलीय पूर्णिया। इस चुनाव का देखिए सबसे बड़ा बात होगा ना कि ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा होगा, उपचुनाव ही सही, लेकिन ये दर्शाएगा जो क्या एनडीए का वोट बैंक अभी भी बरकरार है या लोकसभा कुछ अलग फैक्टर पर लगा जाता है, विधानसभा कुछ अलग फैक्टर पर लगा जाता है। इसके साथ साथ एक और समीकरण देखने को मिलेगा कि बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, वो किस तरह से फैसला करना चाहती है, उसके अंदर कितना गुस्सा है वर्तमान सरकार को लेकर के, या फिर आज से 15 साल 20 साल पहले जो सरकार थी उसको लेकर के। दोनों की चर्चा आप जानते हैं कि खूब जम करके होती है। 15 साल लालू और राबड़ी का शासन, 18 साल नीतीश कुमार का शासन, और इस बीच में जनता कहाँ खड़ी है, क्या फैसला करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और पप्पू यादव को जिताना उसी का एक प्रारूप है। अगर पप्पू यादव के जिताने से आप समझ सकते हैं कि 40 सीटों का जो तिलिस्म था, लोग वहाँ के जानते थे कि पप्पू यादव जीत करके किसी भी गठबंधन में जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता था कि ये निर्दलीय जीत करके क्या कर सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव को जिताना इस बात की तरफ इशारा है कि जनता परिवर्तन चाहती है और एक नया समीकरण गढ़ना चाहती है। आने वाले 2020 के चुनाव के लिए एक बड़ा 25 माफ कीजिएगा 2025 के लिए ये बड़ा एक थ्रेट है, एक बड़ा कहा जाए तो दोनों ही गठबंधन के लिए चेतावनी है। और अगर इसमें शंकर सिंह जीत जाते हैं तो ये चेतावनी और बड़ी हो जाएगी 2025 के लिए, दोनों के लिए अल्टीमेटम हो जाएगा, दोनों गठबंधन के लिए। बिल्कुल। रुपौली उपचुनाव को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे बाबा के साथ।
किस तरह का वोटिंग हुआ, क्या प्रतिशत रहा, पिछले चुनाव की अपेक्षा कम रहा कि ज़्यादा रहा, कौन रहा रेस में रहा। और कहीं ना कहीं कहें जो ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई है, और ट्रायंगुलर फाइट में शंकर सिंह ने दोनों गठबंधन को पानी पिला दिया, परेशान कर दिया। और अब शंकर सिंह के कैंप में एक तरह से कहें, जो मेरी जानकारी है, अभी से ही गुना भाग जोड़ घटाव करके लोग वहाँ पे कर रहे हैं और अपने आप को वो जीता हुआ महसूस करके एक दूसरे को बधाई भी देने लगे हैं। लेकिन असली बधाई तो 13 तारीख को 2 बजे दिन के बाद चलेगा पता, जो आखिर जीतता कौन है और क्या परिणाम आता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।